हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसे कि आप जानते हो, हमने इसका पार्ट 1 आपको करवा दिया है। अब हम देखेंगे पार्ट 2, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसका पार्ट 2 देखेंगे आज। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये इंट्रोडक्शन के रूप में आप चाहो तो नोट कर सकते हो, नहीं तो समझने के लिए है फिलहाल। इसमें लिखा हो व्हाट हैपन्स व्हेन, ये 5 के 5 जब होता है तो क्या होता है। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले है मिल्क। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल सा अपने रूम है, उसमें मिल्क पड़ा है जो दूध है अपना। टेम्परेचर एट ड्यूरिंग इन समर्स। कब? समर्स। समर्स का मतलब गर्मी के टाइम। तो जब समर्स में ये मिल्क पड़ा है तो क्या होता है, तो आप लोग जानते हो कि मिल्क जो है उसमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस जो है जब इसको टेम्परेचर मिलता है तो रूम टेम्परेचर पे तो क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है, लगभग मान लो 20, 25, 30 इतना होता है। जब इतना हो रहा है तो इसको एक जो पर्टिकुलर एडेप्शन के लिए चाहिए जो टेम्परेचर वो मिल जाता है, और ये अपनी जो है नंबर ऑफ इंक्रीजेशन है, अपनी जो संख्या है उसमें नंबर्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। अच्छा, इंक्रीज़ करने के बाद क्या होता है, जब इंक्रीज़ करने के बाद तो दूध क्या होता है, दूध ख़राब हो जाता है और दूध खट्टा पड़ने लगता है, श्योर होने लगता है, और दूध श्योर होके फिर ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है वो बताऊंगा मैं। फिर दूसरा है आयरन। तो आयरन को तो आपको सिंपल पता है कि अगर आयरन है, मान लो कहीं पे भी बाहर हुए हैं आयरन तो वगैरह, और किसके कांटेक्ट में आ रहा है, ह्यूमिड टेम्परेचर। ह्यूमिड टेम्परेचर का मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसमें वाटर भी है साथ में और टेम्परेचर भी है। ह्यूमिड का मतलब बड़ा सिंपल है, ये वाटर हैं वो होगा आपके वाष्प के रूप में। वाष्प यानी कि एक जो गैस होता है, वेपर होता है, उसके रूप में, वाटर वेपर के रूप में। तो जब ये आयरन है तो आयरन के ऊपर क्या करेगा, धीरे धीरे रस्ट क्रिएट करेगा, और रस्ट क्रिएट करेगा तो आयरन है जो सड़ने लगेगा, और आयरन को धीरे धीरे नष्ट करता है। तो आयरन पे क्या होता है, रस्ट, ठीक है, जंग लग जाता है। उसके बाद है तीसरा है ग्रेप्स। जो ग्रेप्स हैं वो फर्मेंटेड होते हैं, तो क्या होता है, तो उसमें छोटे छोटे जो होते हैं बैक्टीरिया, आपने नाम सुना होगा एक यस्ट। देखो इसमें बैक्टीरिया आ रहा था, इसमें भी बैक्टीरिया आ रहा है, यस्ट किन से वाले में, ग्रेप्स वाले में। लेकिन आयरन में ऐसा कुछ नहीं है। आयरन तो अपने आप ही क्या होता है, धीरे धीरे उसके ऊपर रस्ट लगता है, जंग लगता है, और उसका जो कलर है वो ब्लैक से ब्राउन होने लगता है, और ब्राउन होकर फिर रस्ट होना शुरू हो जाता है। ग्रेप्स है तो इसमें भी जो अंगूर है वो सड़ते हैं, फिर उनमें यस्ट की जो संख्या है वो बढ़ती रहती है, और उनको जो आप जानते हो कि अल्कोहल बनता है, इससे फिर अल्कोहल टाइप्स बनते हैं बहुत सारे वेपर, ठीक है। फूड इज कुक्ड, जब भोजन को पकाते हैं तो क्या होता है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। डाइजेस्ट फूड इन आवर बॉडी, जब हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है तो जनरली 3 चीज़ें हैं जो जिनका डाइजेशन होता है। एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। जनरली 3 चीज़ें होती है, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। दूसरा है जो है प्रोटीन, हमारे भोजन के सोर्स हैं ये न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन हो जाता है अमीनो एसिड्स में। और तीसरा जो है वो है फैट्स। फैट्स किस में कन्वर्ट होता है, तो फैट्स होता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल एंड फैट एसिड्स के रूप में। इस प्रकार ये कन्वर्ट होते हैं। तो ये भी कन्वर्ट हो रहा है ना, तो इनमें भी कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, तो ग्लूकोज बन रहा है, एमिनो एसिड बन रहा है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स बन रहा है। फिर है वी एस्पायर, जब हम श्वसन करते हैं, यानी कि हम जब श्वास लेते हैं, इनटेक आउटटेक, तो O2 को जनरली अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, ठीक है। लेकिन ये O2 सिर्फ यही नहीं होता, O2 आगे जाके हमारे लंग्स से सीधा ही जाता है हार्ट में, हार्ट में ये मिक्स हो जाता है ब्लड के साथ, फिर ब्लड सप्लाई होता है पूरे बॉडी में, तो पूरा बॉडी में जाता है, तो फिर सभी जगह जाता है, सेल तक। सेल में ये कार्बोहाइड्रेट भी पहुंच रखा होता है, हमारे प्रोटीन वगैरह सारे जो हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स के थ्रू वहाँ से होके यहाँ तक पहुँचते हैं हर सेल तक। तो हर सेल तक ऑक्सीजन भी पहुँचता है, फिर यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, ग्लूकोज वगैरह बनता है, बहुत सारा लंबा प्रोसेस है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है जनरली, तो जनरली आपको ये ध्यान रखना है कि केमिकल रिएक्शन तभी होती है जब चेंजेज होता है। अब चेंजेस 2 टाइप्स के होते हैं।
एक चेंजेस तो हैं फिजिकल और एक है केमिकल। ये सारे चेंजेस है ना केमिकल है। केमिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेस में सबसे बड़ा डिफरेंस है तो एक ही डिफरेंस है, उसको मैं मानता हूँ इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का मतलब इसको वापस उल्टा नहीं कर सकते आप। फिजिकल में उल्टा हो जाता है। देखो जैसे कि आपने क्या किया, वाटर था किसके रूप में, लिक्विड के रूप में, इसको आपने बना दिया आइस, किसके रूप में हो गया, सॉलिड के रूप में। अब सॉलिड को यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करो वापस लिक्विड बन जाएगा। तो चेंजेस तो कुछ आया नहीं, लेकिन ये इरिवर्सिबल होता है। इसमें जो है ना केमिकल चेंजेस में हमेशा एक नई चीज़ आती है, उसको कहते हैं प्रोडक्ट। इसमें नई चीज़ क्या आएगी, प्रोडक्ट। और ये रिवर्सिबल होता है, वो इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल। कौन सा रिवर्सिबल, फिजिकल चेंज, रिवर्सिबल। तो ये जनरल सा इंट्रोडक्शन है। आपने इनमें अगर देखोगे तो दूध एक बार ख़राब हो जाए तो वापस ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि बैक्टीरिया बढ़ गए अब, लैक्टोबैसिलस। इसी प्रकार आपके ये सारे, जैसे एक बार अगर जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है आयरन पे, तो फिर वो डिस्ट्रॉय होता है धीरे धीरे। ग्रेप्स हैं तो वो भी एक बार फर्मेंटेड होता है, अल्कोहल ही बनेगा। फूड है तो वो भी एक बार पक गया तो पक गया, उसको वापस वो नहीं बना सकते आप कि वापस आटा बना दूँ मैं ना। अगर एक बार जैसे सब्जी भी आपकी बन गई तो वापस वो नहीं बना सकते हम उसको। हमारे बॉडी में भी भोजन का डाइजेशन हो गया तो हो गया, उसके बाद वापस नहीं, कि अब हमको वापस चाहिए वही फूड, तो नहीं हो सकता। रेस्पिरेटरी में भी ऐसा कैसा है, सेल में जाती है वहाँ पे, ये सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं। तो ये आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन में समझना होता है कि है क्या बेसिकली। तो केमिकल रिएक्शन आया कहाँ से, तो केमिकल रिएक्शन कहाँ से आए, इसमें आप कुछ नोट करना है तो ये कर लो सिर्फ, है ना, फिर मिटा रहे ये वाला सिर्फ। बाकी देख लो, अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो नोट कर लो, नहीं तो समझने के लिए। देखो इतनी सारी बातें हो गई, अब आगे बताता हूँ मैं। आपने जो अभी मैंने सारे एग्जाम्पल देखे उसमें हमने एक बात ध्यान दी कि केमिकल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब केमिकल चेंज होता है, क्या चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, तो पदार्थ जो बनता है उसको नाम क्या दिया गया, प्रोडक्ट। अच्छा सर ठीक है। अच्छा एक बात और इसमें है, एक तो प्रोडक्ट बनता है और ये क्या होता है, इरिवर्सिबल। बैकवर्ड नहीं होता भाई साहब, वन वे में चलता है। क्या, वन वे में चलता है। तो ये दो बातें यहाँ पे ध्यान रखना। तीसरी बात क्या है, केमिकल जहाँ जहाँ चेंज होता है वहाँ वहाँ एक चीज़ हो रही होती है, उसका नाम होता है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन। अब जब केमिकल रिएक्शन है तो इसको शो करना पड़ता है, तो इसको जो शो करते हैं वो करते हैं हम केमिकल इक्वेशन के रूप में। ठीक है, वापस समझो, ये जो फिजिक्स मतलब भौतिकल वर्ल्ड है, जो दुनिया है, उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, इतने सारे कि हम गिन भी नहीं सकते, उसमें से कुछ हम पढ़ेंगे जनरली। तो केमिकल चेंज में एक तो प्रोडक्ट बनता है, दूसरा क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तीसरा क्या है, इसमें केमिकल रिएक्शन होती हैं। जब केमिकल चेंज हो रहा है तो उसको केमिकल रिएक्शन बता दो आप। अब केमिकल रिएक्शन को जब हमें रिप्रेजेंट करना है तो केमिकल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी दे रखा है, मैं भी आपको बता देता हूँ। देखो है ना, कौन सा एग्जाम्पल है, देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन बर्निंग, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो ये क्या हो गया, ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्यों, देखो कैसे चेंज होता है। अब ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये बेसिकली सेंटेंस में केमिकल इक्वेशन है ना, सेंटेंस में केमिकल इक्वेशन। अगर इसको और लिखना होता तो हम क्या लिख लेते, देखो मैग्नीशियम किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अच्छा बनाता क्या है सर, बनाता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड,
मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अच्छा, ये कैसा होता है? ये बढ़िया साइन करता है, सिल्वर कलर का होता है, ठीक है। और ये जो है कैसा कलर का हो जाता है? ब्राउन। क्यों ब्राउन होता है? क्योंकि सीधी सी बात है ना, जब कोई भी चीज़ जलती है तो राख बनती है, ब्राउन कलर की होगी, ब्राउन मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, एक बात और, तो ये क्या बोलेंगे? ये तो थी आपकी सेंटेंस, ये तो सेंटेंस इक्वेशन हो गई, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। देखो, हो रहा तो केमिकल रिएक्शन तो वहाँ हो रहा होता है, जब लिखते हैं तो उसको इक्वेशन बोलेंगे। ये केमिकल रिएक्शन, इसका इक्वेशन बना दिया वर्ड इक्वेशन। ये फिर ये सेंटेंस इक्वेशन, ये वर्ड इक्वेशन। अब इसको भी और करते हैं तो फिर वो सिंबल इक्वेशन हो जाता है आपका, सिंबल के रूप में लिखना, ताकि और आसानी से लिखा जा सके। Mg रिएक्ट करता है O2 के साथ और बनाता है MgO। बैलेंस नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे बैलेंस कैसे करना, सिखाएंगे, वो भी सिखाएंगे। अभी जनरली इतना ही देखो, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ये वाली बात है। तो यही है पूरे चैप्टर का सार, आप देख सकते हो। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शंस के लिए आपको समझना होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? तो केमिकल चेंज में प्रोडक्ट बनता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और केमिकल रिएक्शंस होता है। केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखा जाता है। कैसे? यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई तो देखो जला रहे, उसमें तो कैसे लिखे? तो जब लिखते हैं तो उसको बोलते हैं फिर केमिकल इक्वेशंस। ये केमिकल इक्वेशन है, ये भी केमिकल इक्वेशन है, ये सेंटेंस के रूप में केमिकल इक्वेशन। बेसिकली केमिकल इक्वेशन और रिएक्शंस जनरली सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी बात आपको इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो जल्दी से, फिर मिटा रहा हूँ। अच्छा, लिख दिया आप लोगों ने? चलो, वेरी गुड। A chemical reaction is a process, a chemical reaction that occurs two or more molecules interact to form a new product। ये बच्चों आपके केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन होता है। अब इसको बढ़िया समझना है, तो आपका एक्टिविटी दे रखा है, हम एक्टिविटी को नहीं लिखेंगे, हम सीधा रिएक्शन बता देते हैं क्या क्या हो रहा है एक्टिविटी में, ठीक है। तो पहला बता रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में लिख लेना। फर्स्ट, जब मैग्नीशियम एक रिबन होता है, उसको सैंड पेपर से हटाते वगैरह भी है, तो मैग्नीशियम, ठीक है, हमने क्या करना है? मैग्नीशियम को बर्न करना है। तो मैग्नीशियम बर्न होता है, तो बर्न हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, तो ऑक्सीजन लिख लेता हूँ, ऑक्सीजन। और एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंबल में क्या है देख लो बेटा, सिंबल मैंने लिखवा रखा है पार्ट 1 में सारे सिंबल। MgO2, MgO। सर O2 क्यों लिखते हो? क्योंकि बेटा ये डायटोमिक होता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमेशा डायटोमिक के रूप में एग्जिस्ट करते हैं इन नेचर, ठीक है। नेचर में हमेशा डायटोमिक के रूप में एग्जिस्ट करेंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है, बर्न करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अच्छा सर, फिर बताओ इसमें और क्या नया है? इसमें 2 चीज़ें आती हैं जब कि केमिकल रिएक्शन होता है। पहले तो मैंने वो लिखवाया था ना, वो नोट कर लेना, उसके बाद 2 चीज़ें आती हैं। चलो यहाँ नहीं लिखवाता हूँ, यहाँ लिखवा देता हूँ। केमिकल रिएक्शन में 2 चीज़ें आती हैं। क्या चीज़ आती है देखो, एक तो आता है रिएक्टेंट,
रिएक्टेंट, और एक आता प्रोडक्ट, एक आता आपका प्रोडक्ट। ध्यान से देखना बेटा, ये वाले दोनों है ना, इसको तो बोलेंगे रिएक्टेंट, ये तो आपका हो गया रिएक्टेंट, और ये जो बन रहा है इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या मतलब, समझो देखो, केमिकल चेंज किस में होगा, तो केमिकल चेंज हमेशा ही रिएक्टेंट में होगा। रिएक्टेंट क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, आपस में दोनों मिलेंगे और रिएक्ट होकर इनमें क्या हो जाएगा, रिएक्ट करेंगे तो इनमें होगा चेंज। कौन सा चेंज होता है, तो केमिकल चेंज होता है। इनमें रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, चेंज होता है। अच्छा, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये तो बनता है, ये बाय प्रोडक्ट है। ये दोनों रिएक्ट करेंगे, इसके बाद जो बनेगा वो आपका प्रोडक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये तो बनता है। चेंज होगा तो रिएक्टेंट में होगा, वो या तो टूटेंगे या जुड़ेंगे, जैसे यहाँ पे दोनों जुड़ गए तो कॉम्बिनेशन आगे आएगी, रिएक्शन टाइप तो बताऊंगा। तो इसमें चेंज नहीं होता, चेंज इन दोनों में हो रहा है। ये दोनों मिक्स होते हैं, कुछ न कुछ चेंज होता है और नया प्रोडक्ट बनता है। ये नया है, इनकी क्वालिटी, इनकी प्रॉपर्टी अलग है, इनकी प्रॉपर्टी अलग है। केमिकल चेंज में इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग है और इसकी प्रॉपर्टी अलग है। तो ये ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शंस में दो चीज़ें आती है, एक तो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, है ना। ये केमिकल इक्वेशन बोलो तो भी एक ही बात है। रिएक्टेंट में क्या होता है, आपस में रिएक्ट होता है, केमिकल चेंज होता है। प्रोडक्ट में नो चेंज, प्रोडक्ट तो बनता है, ये तो बाय प्रोडक्ट है। चेंज कहाँ पे हो रहा है, ये दूसरी बात। ये एरो दर्शाता है कि केमिकल रिएक्शन इस वे में हो रहा है, इस वे में हो रहा है कि मतलब ये दोनों रिएक्ट करेंगे और ये प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये पहला था आपका जो एक्टिविटी था उसमें, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ये वाला पहला। ये कैसे कलर का होता है, तो ये वाइट पाउडर होता है। राख तो वाइट ही होती है, ठीक है ना, वाइट पाउडर। एक बात है तो और लिख सकते हो, आपको लिखना है तो देखो, मैग्नीशियम burns with, मैग्नीशियम जो बर्न होता है विथ वाइट डेजलिंग फ्लेम, वाइट डेजलिंग फ्लेम के रूप में ये बर्न होता है। उसको मिटाने देते हैं। लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाता है PbNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड का हो जाएगा Ki, बनता है वो बन जाएगा आपके पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 प्लस लीड आयोडाइड का बन जाएगा PbI2। देखो क्या होता है यहाँ पे, लीड नाइट्रेट है जो रिएक्ट करेगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ। लीड नाइट्रेट है जो पोटेशियम, मतलब जो आयोडाइड है उसके साथ रिएक्ट करता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट है वो जो होता है आपका कलरलेस होता है, कलरलेस। और ये जो है PbI2 वो होता है येलो कलर का प्रेसिपिटेंट। प्रेसिपिटेंट का मतलब होता है इनसॉल्यूबल इन वाटर, इनसॉल्यूबल इन वाटर। प्रेसिपिटेंट बड़ा सिंपल है, इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो ये आपका लीड नाइट्रेट हो गया, ये पोटेशियम आयोडाइड है। इनसे जो बनता है, देखो इन दोनों को क्या बोलेंगे, बेसिकली अभी इतना ही समझ है। रिएक्शन क्या हो रहा है उसको बाद में बताएंगे, जब आगे आपको मैं फॉर्मूला बनाना वाला सारी ट्रिक। यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये है रिएक्टेंट और ये जो बन रहे हैं दोनों, ये क्या है, प्रोडक्ट। पिछली बार कितने प्रोडक्ट बने थे, मैग्नीशियम वाले में एक प्रोडक्ट बना था, यहाँ कितने बन रहे हैं, दो प्रोडक्ट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं प्रोडक्ट एक ही बने, प्रोडक्ट एक से अधिक भी बन सकते हैं। ये इनसॉल्यूबल इन वाटर होता है तो बेसिकली सॉलिड के रूप में होगा, ये भी है, ठीक है ना। फिजिकल स्टेट भी साथ में बता सकते हो आप। पोटेशियम अच्छा बैलेंस नहीं है अभी, ये बैलेंस को नहीं देखना, सिर्फ ये देखना एक्टिविटी क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, ये तो रिएक्टेंट होगा, ये आपका प्रोडक्ट होगा। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस दैट ऑक्यूर्स टू और मोर
मॉलिक्यूल्स, तो दो मोर मॉलिक्यूल है, 2 से अधिक है। अच्छा, रिएक्टेंट हमेशा 2 होने चाहिए, एक रिएक्टेंट अपने आप में केमिकल रिएक्शन ना कर पाएगा, तो 2 रिएक्टेंट्स हो गए और 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इंटरेक्ट करते हैं आपस में और क्या बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है। तो ये ध्यान रखना, वो भी नोट कर लिया, अब ये सेकेंड भी नोट कर लो। फिर एक और बताता हूँ, थर्ड। अब देखो थर्ड क्या होता है, जिंक को अगर रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ तो क्या बनता है, तो बनता है जिंक क्लोराइड प्लस क्या होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, और क्या होता है, और टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। अच्छा, क्या पता चल रहा है, देखो ये होता है सॉलिड, ये क्या होता है, लिक्विड। समझना है सिर्फ थोड़ा सा ना, कि मान लो ऐसा था आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में आपने HCl ले लिया, ठीक है, किसके रूप में, एक्वा के रूप में, जिसमें वाटर भी प्रेजेंट है। अब आपने इसमें क्या किए, जिंक के टुकड़े डाल दिए, जिंक को इसके अंदर टुकड़े डाल दिए, ये अंदर HCl था, जिंक के टुकड़े डाले, रिएक्ट किया, तो रिएक्ट करने से बाद जो निकलेगी वो कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये बेसिकली था, ये जिंक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम होता है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जिंक क्लोराइड है अपना, जिंक क्लोराइड। आगे बताऊंगा मैं फॉर्मूला कैसे बनते हैं, पार्ट 1 को देख लेना, उसमें सारे बता रखे, वैलेंस याद कर लेना। फिर अब ये तो आपको समझने के लिए कि रिएक्टेंट क्या, प्रोडक्ट क्या, वही बता रहा हूँ अभी। यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये आपके रिएक्टेंट है जो रिएक्ट करते हैं और नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, एक तो हाइड्रोजन गैस के रूप में बन रहा है, ठीक है, और गैस के रूप में है तो अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब गैस बहुत ही हल्की होती है, तो यहाँ रिएक्ट होगी तो सीधा ही बाहर की तरफ, तो ये जिंक क्लोराइड बन गया। अच्छा, एक बार टेम्परेचर भी, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो उसमें 2 3 4 चेंजेस होती है। तो यहाँ पे क्या क्या पता चल रहा है, यहाँ 2 चीज़ें पता चल रही है, एक तो इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और क्या हो रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो 2 चीज़ें हो रही है ना, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ ना कुछ चेंज होता है और दिखता भी है चेंज। जैसे यहाँ दिख रहा है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, टेम्परेचर में इंक्रीज होता है, ये क्या है, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या क्या है, ये 2 प्रोडक्ट, इसमें भी 2 बन रहे प्रोडक्ट, एक तो हाइड्रोजन और एक आपका जिंक क्लोराइड। नोट करो जल्दी से। अच्छा, 3 बताए ना, एक दूसरे वाले में येलो प्रेसिपिटेंट बन रहा था, येलो प्रेसिपिटेंट का मतलब कलर चेंज हो रहा है। फर्स्ट में भी आपने देखा होगा, सिल्वर था हमारे पास, मैग्नीशियम, उसका भी कलर चेंज हो गया। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ एक्योर किया जाता है। एक्योर का मतलब कुछ ना कुछ चेंज आते हैं। क्या चेंज आते हैं, देखो, जब भी केमिकल रिएक्शंस होता है, ये केमिकल रिएक्शंस को हम इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें कुछ सारी चीज़ें एक्योर्स की जाती है। कौन कौन सी चीज़ें एक्योर्स की जाएगी, देखो क्या क्या चेंज हो सकता है। या तो चेंज हो सकता है चेंज इन कलर, मान लो केमिकल का कलर पहले अलग था फिर बदल गया, चेंज इन कलर। और क्या हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, जरूरी नहीं हर बार इंक्रीज हो। चेंज इन टेम्परेचर, पिछले वाले में क्या हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, अगर हम उसको टेस्ट ट्यूब को बाद में छूते हैं तो उसका टेम्परेचर हाई होता था। तो चेंज इन टेम्परेचर। प्रेसिपिटेंट वाला भी बताएं, तो देखो प्रेसिपिटेंट भी बनते हैं जो इनसॉल्यूबल होते हैं, किसमें, वाटर में। मेक प्रेसिपिटेंट, एक और है एवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे अभी पिछले वाले में बना था, क्या बना था, कौन सा गैस बना था, हाइड्रोजन, एवोल्यूशन ऑफ ए गैस, मान लो गैस बन जाएगी। 5वां, चेंज इन स्टेट, लिक्विड से सॉलिड बन जाता है, सॉलिड से लिक्विड, वो तो फिजिकल में भी होता है लेकिन फिर भी इसमें भी लिख रहे हैं, चेंज इन स्टेट। ये पांचों और भी हैं लेकिन अभी तो इतना ही है, आप देख लो।
ये पांचों में से जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ ना कुछ चेंज होता है, टेम्परेचर में इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है, कलर चेंज हो सकता है, प्रेसिपिटेंट बन सकता है। प्रेसिपिटेंट एक पदार्थ होता है जो सॉलिड होता है और इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ये ध्यान रखना है। एवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन स्टेट, स्टेट कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 2 और होती है, बोस एंड कंडेंसेंट और एक प्लाज्मा, वो नहीं बताएंगे, 3 ही ध्यान रखना, ठीक है। नोट करो इसे, नोट कर लिया। चलो अब मैंने आपको सेंटेंस इक्वेशन बता दिया, वर्ड इक्वेशन बता दिया, सिंबल इक्वेशन बता दिया, उसको थोड़ा सा एक बार वापस समझते हैं। वर्ड इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस का मतलब पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, मैग्नीशियम रिबन इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड बर्निंग एंड प्रोडक्ट मेक ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो आपका पूरा सेंटेंस में एक पूरा लिखा हुआ है और फिर उसको हम लिखते हैं तो वर्ड के रूप में। अभी सेंटेंस इक्वेशन मैं सीधे आपके तो सेंटेंस को पूरा इतना लिखना, इतना पढ़ना बहुत ही बड़ा काम होता है। तो वर्ड इक्वेशन देखो, वर्ड इक्वेशन में क्या हो गया, वही हमारा मैग्नीशियम, प्यारा सा मैग्नीशियम, अच्छा किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ। कोई भी चीज़ जलती है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ध्यान रखना। और जहाँ जहाँ पे भी कोई भी चीज़ बर्न हो रही है तो केमिकल चेंज ही होगा, और कोई चेंज नहीं होना। बर्न हो रही है तो केमिकल चेंज, सीधा ध्यान रखना आपने। तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वर्ड इक्वेशन। अब देखो वर्ड में लिखा हुआ, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड। साइंटिस्ट लोग, जो भी पढ़ाने वाले लोग, वो बोले हर बार वर्ड क्यों लिख के भाई इतना बड़ा? तो फिर उसको किस में लिखना शुरू किया उन्होंने? सिंबल के रूप में। इसको सिंबल इक्वेशन बोल सकते हो आप, बिल्कुल। इनके जो सिंबल थे वो सिंबल लिखवा है, पार्ट 1 देख लेना। मैग्नीशियम, ऑक्सीजन का O2, इसका MgO, देखो कितना सिंपल हो गया। बैलेंस इन बैलेंस मत देखो, अभी आना टॉपिक, वो आएगा तब उसमें इसको भी रिकवर करेंगे। उसमें देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना कि नहीं बना? देखो सिंबल कितना आसान लिख लिया, मैग्नीशियम प्लस। तो ये लिखने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि एक पूरी लाइन लिखो, एक ये लिखो, कितना टाइम बचता है, और इसको स्टडी यानी पढ़ाई में भी आसानी रहती है। तो यहाँ तक इसलिए हम पहुँचते हैं। अब एक बात आप देखो यहाँ पे आगे, और ये दोनों क्या है? सर कितनी बार बताओगे, एक बार और देख लो। क्या है ये? रिएक्टेंट। ये क्या है सर? प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट हमेशा तीर की तरफ बनेगा और रिएक्टेंट जो तीर नहीं होता उसके बैक साइड में, एरो की तरफ प्रोडक्ट और एरोलेस की तरफ रिएक्टेंट। अच्छा रिएक्टेंट में एक बार और देख लो, बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि ये जो है इन दोनों में क्या होगा, ये केमिकल चेंज करेंगे, आपस में दोनों इंटरेक्ट करेंगे और क्या चेंज करेंगे? केमिकल चेंज। किसके दौरान? इंटरेक्शन के दौरान। आपस में दोनों मिलेंगे तो केमिकल चेंज होगा इंटरेक्शन के दौरान, है ना, ड्यूरिंग इंटरेक्शन। ये जो है ना, ये न्यू सब्सटेंसेस बनता है आपका, चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, न्यू सब्सटेंसेस बन रहा है। तो ये इंटरेक्शन के दौरान चेंज हो गया, तो इनमें केमिकल चेंज होता है, न्यू सब्सटेंसेस बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके वैसे डेफिनेशन लिखवाना तो डेफिनेशन भी देख लेना है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, है ना। इसमें सिंपल सा लिख लेना, केमिकल चेंज जिसमें होता है वो रिएक्टेंट है आपके, और जो नया चीज़ बनता है वो प्रोडक्ट है, किसमें? इन केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये सारी बातें होगी, मिटाना दे भाई इसके। हाँ अगर आपको चाहिए कि डेफिनेशन लिखवाओ सर रिएक्टेंट वगैरह, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा अगले से, ठीक है। वर्ड इक्वेशन हो गया। अच्छा देखो हम जनरली है ना, अभी तक हमने ये जो पढ़ा इंट्रोडक्शन, इसमें जनरली हम क्या लिख रहे हैं? देखो एक चीज़ लिख रहे हैं, Mg प्लस O2 क्या बना? MgO। तो फिर सर आप कह रहे हो बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है क्या? बिन बैलेंस बैलेंस कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे अगर देखोगे ना तो मैग्नीशियम कितना? 1, इधर मैग्नीशियम कितना? 1, इधर ऑक्सीजन कितने? 2, इधर ऑक्सीजन क्या है? 1। तो बैलेंस होना चाहिए। ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर भी कितने होने चाहिए थे? 2 होने चाहिए। क्यों होने चाहिए 2? तो 9th का टॉपिक है, 9th में टॉपिक है जिसमें आपके एक साइंटिस्ट ने दिया है कंजर्वेशन ऑफ
मास। क्या मतलब, मास को न तो आप क्रिएट कर सकते हो और न ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जब आपने क्रिएट ही नहीं किया, डिस्ट्रॉय नहीं किया, किन में? केमिकल चेंजेस में। केमिकल चेंज में न तो मास को क्रिएट कर सकते हैं, न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब चेंज में क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो ऑक्सीजन एक कहाँ गया? ऑक्सीजन एक, जब दो ऑक्सीजन है तो इधर एक ही कैसे, इधर भी दो होने चाहिए। तो ये जब यहाँ पे मास अलग है, यहाँ पे मास अलग है, तो ये जो है इसको क्या बोलेंगे? स्केलटक रिएक्शन, स्केल इक्वेशन। अच्छा, स्केलटक रिएक्शन का मतलब इधर भी नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए, इधर भी नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। किसमें? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में। केमिकल, ये तो स्केलेटल है। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस। बैलेंस इक्वेशन, कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। तो इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले समझ लो कि होता क्या है। इक्वेशन बैलेंस का मतलब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट तो आप समझ में आ ही गया होगा। इस तरफ रिएक्टेंट होता है, इस तरफ क्या होता है? प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स में एटम्स और इस तरफ वाले एटम्स दोनों ही क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। इधर अगर दो ऑक्सीजन है तो उधर भी दो ऑक्सीजन, इधर 5 हाइड्रोजन, उधर भी 5 हाइड्रोजन, तो उसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि बराबर होनी चाहिए दोनों तरफ। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। अब इसको बैलेंस करना सिखाते हैं, ठीक है ना? इतना नोट करो। नोट कर लिया? वेरी गुड। अब एक लाइन है जो लिख लो। अच्छा, नोट्स कुछ और नहीं, यही नोट्स है, इन्हें कोई पढ़ना बार बार। किसके अकॉर्डिंग है ये? इसके अकॉर्डिंग है। द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each element remains the same before and after a chemical reactions. यानी कि बड़ा सिंपल है। देखो क्या कहता है इस लाइन में, ध्यान से। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। ए केमिकल रिएक्शन होने से पहले यानी रिएक्टेंट, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो बनेगा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में नंबर ऑफ एटम्स क्या रहने चाहिए? सेम रहने चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स क्या रहना चाहिए? सेम रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, देख लो इसका। रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जिंक रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। देखो एक तो बनता है जिंक सल्फेट, एक जो बनता है साथ में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेसिकली गैस होती है, ठीक है ना? तो अब जो टॉपिक है ना वो उसके बेस पे ध्यान रखना। देखो ये जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का हो जाएगा H2SO4। जिंक सल्फेट है तो ZnSO4, हाइड्रोजन तो H2 गैस निकलती है, ठीक है? ये देखो अब यहाँ पे देखते हैं हम कैसे हो रहा है। तो यहाँ मैंने लिख दिया एटम्स, यहाँ हो जाएगा रिएक्टेंट, यहाँ पर प्रोडक्ट। जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। जिंक कितना है रिएक्टेंट्स में? 1। यहाँ पे भी कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2। सल्फर कितना है? 1।
यहाँ पे कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ पे भी कितना है 4, यानी सेम है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे बैलेंस इक्वेशन। इसको क्या कहेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन, इसको कहेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम है, तो इसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब इसको बैलेंस करना है केमिकल रिएक्शन को, तो उसका एक मेथड होता है, उस मेथड को कहेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। वो ज़्यादा समझ में नहीं आता तो मैं थोड़ा इसको चेंज कर रहा हूँ। तो अपने तरीके से आपको क्या करना है, एक तो मेटल के नाम याद करना, कुछ लिखवा रहा हूँ सिंबल के रूप में। ठीक है ना, क्या क्या है, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, फेरम, जिंक, ऑरम, एक टिन भी होता है SN। ठीक है, ये नाम याद कर लेना हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए। दूसरा है नॉन मेटल के नाम। जितने भी गैसेज होती है सारी की सारी ज़्यादातर नॉन मेटल होती है। सिंपल क्या, ऑक्सीजन, नाइट, सल्फर, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, नियॉन, एक है आर्गन, एक ब्रोमीन भी याद कर लेना, और एक आयोडीन। ये सारे नॉन मेटल होते हैं। इतना आप लोगों को याद करना है, पहला भी देख लेना पार्ट, और ये पार्ट 2 इतना देखना है। फिर हम कल उसके बाद जो अगला आएगा हमारा पार्ट, उसमें हम देखेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से बहुत सारे इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे, केमिकल रूप से बैलेंस करना सिखाऊंगा मैं उसमें। ठीक है, इतना देख लेना। ओके बच्चों, पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो।